नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं डे 25 वोकैबलरी 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबलरी से हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच फ्रेजेस यू कैन यूज़। फ्रेंच फ्रेजेस यानी फ्रेंच लैंग्वेज में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और उनके क्या मीनिंग है, किस प्रकार से आप उनको प्रोनाउंस करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। डे 25 हम लोग पहुँच चुके हैं और 30 डेज़ यानी 30 दिन की हमारी ये बुक है। तो ऑलमोस्ट ये बुक हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो है 6 वीक। 6 वीक ये भी वोकैबलरी की बुक है। उसके बाद में जो हमारी बुक स्टार्ट होगी 6 वीक के बाद जो हम बुक स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे ऑल अबाउट वर्ड। ठीक है, बहुत ही फेमस किताब है वो भी, ऑल अबाउट वर्ड, जिसके अंदर रूट वर्ड्स वगैरह दे रखे हैं कि किस प्रकार से रूट वर्ड्स यानी किस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स का ओरिजिन हुआ है। और एक बुक और है वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी। ये भी बहुत ही शानदार किताब है इन द फील्ड ऑफ वोकैबलरी। अगर आप वोकैबलरी को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो आपको वोकैबलरी को अच्छा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वोकैबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम ये केवल वहीं पे और आपकी मदद नहीं करेगा। वोकैबलरी आपकी मदद करेगा कॉम्प्रिहेंशन में भी, वोकैबलरी आपकी मदद करेगा एरर डिटेक्शन में भी, वोकैबलरी आपकी हर फील्ड में मदद करेगा इंग्लिश ग्रामर की। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच फ्रेजेस। अच्छा, फ्रेजेस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है? अगर आप ये बात समझ लेंगे कि फ्रेज क्या होता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फ्रेज होता है अ सेंटेंस विच हैज़ मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। एक ऐसा वाक्यांश, फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं, यानी किसी एक सेंटेंस का अंश, छोटा सा हिस्सा जिसका कोई मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जैसे लव फुटबॉल या ईट स्लोली। ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये सेंटेंस तो है बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसके अंदर या तो वर्ब होगा, ठीक है, या तो इसके अंदर वर्ब होगा और या इसके अंदर सब्जेक्ट होगा। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेगी आपको, दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिलेगी, वर्ब और सब्जेक्ट। अगर दोनों चीज़ें एक साथ आ गई, वर्ब और सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस बन जाएगा कंप्लीट। अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए फ्रेज के बारे में, तो मैंने इंग्लिश ग्रामर वाले जो प्लेलिस्ट है, हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चली हुई है, उसके अंदर मैंने आपको क्लोज और फ्रेजेस इनके बारे में बहुत डिटेल में बढ़िया से समझाया हुआ है। आप वो लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वोकैबलरी। और हमारा जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो क्या है? वो कुछ ओरिजिन वर्ड्स हैं कि किस प्रकार वर्ड्स की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है। जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं वो कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं। जैसे स्काई है, स्काई कहाँ से आया है? स्काई वर्ड जो हम यूज़ करते हैं ना, वो आया है ओल्ड नॉर्स से। ओल्ड नॉर्स क्या होता है? ओल्ड नॉर्स एक ओल्ड जर्मनिक लैंग्वेज है जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है ना, नॉर्वे, स्वीडन, वहाँ से आया है क्या? स्काई लैंग्वेज, स्काई वर्ड। ठीक है, जो हमारी ओल्ड जर्मनी में जो लैंग्वेज बोली जाती थी उस लैंग्वेज में यूज़ करते थे स्काई, और वहीं से इंग्लिश के अंदर ये वर्ड आया है स्काई। उसके बाद जैसे बॉस दिया है, बॉस हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, बॉस प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं बॉस। तो बॉस वर्ड कहाँ से आया है? बॉस वर्ड आया है डच से। डच एक कंट्री है, वहाँ से आया है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कहाँ से आया है? इटली से आया है। वरांडा, जैसे हम बोलते हैं ना घर में बरामदा, वरांडा, ये वही वाला वरांडा है। तो ये कहाँ से आया है? पुर्तगीज जिसको यूज़ करते थे, पुर्तगाल के लोग। नेक्स्ट है मैमथ। मैमथ मतलब होता है वेरी बिग। ठीक है, बिग नहीं, वेरी बिग, बहुत बड़ा, मैमथ। ये कहाँ से आया वर्ड? ये रसिया से आया है। तो ये रशियन लैंग्वेज का वर्ड है मैमथ। ठीक है, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो ये सारे वर्ड तो हमें अंग्रेजी के ही लगते हैं, बट आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए
कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका ओरिजिन क्या है। जैसे हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला कहाँ से आया है? अम्ब्रेला आया इटली से। अम्ब्रेला वर्ड भी इटली से ओरिजिन हुआ है। उसके बाद जैसे ओएसिस है, ओएसिस मतलब क्या? ओएसिस का मतलब होता है एक मरुभूमि, यानी राजस्थान नहीं, रेगिस्तान में आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा रेगिस्तान है, चारों तरफ रेत ही रेत है, और उसके बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर हरियाली दिखाई देती है। एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर हरियाली दिखाई देती है, वहाँ पर आपको पेड़ भी कुछ दिखाई देंगे, खजूर वाले पेड़ आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसा जो हिस्सा होता है ना, मरुस्थल के बीच में हरियाली वाला जो हिस्सा होता है या पेड़ पौधे वाला जो हिस्सा होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? ओएसिस, ठीक है। और ये वर्ड कहाँ से आया? इजिप्ट से ये वर्ड आया है, मिस्र से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टोबैको, तंबाकू। ये कहाँ से आया? वेस्ट इंडिया से आया है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? कोको, ठीक है। ये कहाँ से है? ये मैक्सिकन वर्ड है, ठीक है। मैक्सिको से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ से आया है? अरेबिक वर्ड है कॉफ़ी, देखिए, ठीक है। हम बार बार यूज़ करते हैं कॉफ़ी, बहुत लोग पीते भी होंगे कॉफ़ी। तो ये वर्ड कौन सा है? अरेबिक वर्ड है कॉफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैनरी। कैनरी क्या होता है? कैनरी एक स्मॉल येलो कलर की बर्ड होती है, और ये हमारा क्या है? स्पेनिश वर्ड है, ठीक है। कैनरी कैसी बर्ड होती है? देखिए, इस प्रकार की एक बर्ड होती है कैनरी। ये जो यहाँ पर बर्ड दी गई है ना, इस प्रकार की एक छोटी सी स्मॉल बर्ड होती है कैनरी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं वो उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और वो कहाँ से आए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, मोर देन 25 जो वर्ड्स हैं, 25% जो वर्ड्स हैं, यानी मोर देन 25% वर्ड्स आर डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से यूज़ हुए हैं। और 50% से भी ज़्यादा वर्ड्स, 50% से भी ज़्यादा वर्ड्स लैटिन भाषा से यूज़ हुए हैं या लिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं से ज़रूर हुआ होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या दिया है? कू डी ग्रेस, ठीक है। इसको क्या, ये मैं स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रेंच फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं, यानी फ्रेंच में जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज़ करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा और किस प्रकार से उनका मीनिंग निकलेगा, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या वर्ड है? कू डी ग्रेस, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? कू डी ग्रेस। कू डी ग्रेस का मतलब क्या होता है? द लास्ट स्ट्रोक, अ डेथ ब्लो या ब्लो ऑफ मर्सी, अंतिम प्रहार बीच को दिया है। कैसे? समझाता हूँ। जैसे किसी को फांसी होने वाली है, उसका पहले मेडिकल करते हैं, उसको लेके जाते हैं, एक फिक्स टाइम होता है कि उस टाइम पर उसको फांसी दी जाएगी, ठीक है। उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस चल रहा होगा, उसको खाना पानी दिया जाएगा, नहलाया जाएगा, उसके बाद उसको ले जाया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है। फिर उसको ले जाया जाएगा जहाँ उसको फांसी दी जाएगी। सब लोग खड़े होंगे और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में उसके मुंह पे काला कपड़ा बांध के ना उसके फंदा लटका दिया जाएगा गले में। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे लास्ट में एक लीवर होता है, लीवर को खींचा जाता है और फांसी हो जाती है। तो वो जो लास्ट स्ट्रोक था ना, वो क्या था? वो जो लीवर था, लीवर खींचा गया है ना, वो था, ठीक है। तो उसी के लिए यूज़ करते हैं, जो अंतिम प्रहार था उसी के लिए यूज़ करते हैं क्या? कू डी ग्रेस। एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, जैसे कोई पत्थर है, जैसे है ना, पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर हथौड़ा मारा जाता है, पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर बार बार हथौड़ा मारा जाता है, लेकिन वो नहीं टूटता। एक हथौड़ा ऐसा होता है लास्ट में जो उस पत्थर को तोड़ देता है। तो वो जो लास्ट स्ट्रोक है ना, दैट इज़ कू डी ग्रेस, लास्ट स्ट्रोक, ठीक है। अंतिम प्रहार जो होता है ना, वो है कू डी ग्रेस। नेक्स्ट है डबल एंटेंड्रे। डबल एंटेंड्रे का मतलब होता है डबल मीनिंग बात करना, ठीक है। ऐसी कोई बात करना जिसका डबल मीनिंग निकलता हो। फ्रेंड सर्कल में ये बहुत ज़्यादा होता है, डबल मीनिंग बातें बहुत ज़्यादा लोग करते हैं फ्रेंड सर्कल के अंदर।
ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। डबल एंटेंडरे मतलब डबल मीनिंग बात करना या दोहरी बात करना। नेक्स्ट है डी ट्रॉ, इसको कैसे पढ़ेंगे? डी ट्रॉ, ठीक है, डी ट्रॉप नहीं पढ़ेंगे, डी ट्रॉ पढ़ेंगे। डी ट्रॉ का क्या मतलब होता है? डी ट्रॉ का मतलब होता है अनवांटेड, अननेसेसरी या टू मच, अत्यधिक, अननेसेसरी या अनवांटेड, अनचाहा। यहाँ पर यह वर्ड भी दिया है अनचाहा, तो डी ट्रॉ का मतलब होता है अनचाहा। नेक्स्ट है हमारा एंड रैपर। एंड रैपर, एंड रैपर मतलब क्या होता है? इन हारमोनियस रिलेशनशिप, ठीक है, एक स्वर में जब कोई काम होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड रैपर। जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड है, वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ये रिलेशन है तभी सुख शांति बनी रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जो फैमिली है, परिवार है, घर है, वो अच्छे से चलेगा। कैसे? अगर इन हारमोनियस रिलेशन है, यानी सुखद रिलेशन है, दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, तभी उसको हम कहते हैं क्या? इन हारमोनियस रिलेशन या एन रैपर। इसको आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसमें इन हारमोनियस रिलेशन है, उसके एम्प्लॉय के अंदर और जो एम्प्लॉयर है उसके अंदर अगर हारमोनियस रिलेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? एस्प्रिट डे कोर। एस्प्रिट डे कोर, इसको पढ़ेंगे एस्प्रिट डे कोर, ठीक है। कोर क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द बॉडी। स्पिरिट ऑफ द बॉडी यानी दल भावना, समूह भावना, जैसे टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट भी आप कह सकते हो, ठीक है। कोई भी टीम हो, फुटबॉल टीम हो, हॉकी टीम हो, या घर के अंदर भी अगर मान लो कोई टीम बना रखी है आपने, ठीक है, आप एक फैमिली के एज ए फैमिली रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी टीम स्पिरिट यानी फैमिली स्पिरिट अगर आपकी है, एक समूह की स्पिरिट आपके अंदर है, या कोई एनजीओ है, ठीक है, या कोई छोटा ऐसा कोई समूह है जो किसी गुड कॉज के लिए काम करता है, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो एस्पिरिट ए कोर, स्पिरिट ऑफ द बॉडी, दल भावना या समूह भावना। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे की बात सुनी जाती है, एक दूसरे को तवज्जो दी जाएगी, ठीक है, मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम किया जाएगा। इसी को कहते हैं क्या? दल भावना या समूह भावना, टीम स्पिरिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पार एक्सीलेंस, ठीक है। इस सेंटेंस से, इस वर्ड से ही पता लग रहा है पार एक्सीलेंस क्या हो सकता है। तो बाई एक्सीलेंस, ठीक है, या सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा, स्पेशली पर्टिकुलरली, ठीक है, स्पेशली या पर्टिकुलरली जब किसी की तारीफ़ की जाती है या कोई अच्छा काम करता है, किसी के अंदर बहुत ऐसी क्वालिटी होती है जो उसको और लोगों से अलग कर देती है, उसको हम कहते हैं पार एक्सीलेंस, ठीक है। या निपुण भी हम इसको कह सकते हैं, निपुण यानी किसी चीज़ में और लोगों से बेहतर परफॉर्म करने वाला व्यक्ति पार एक्सीलेंस का हकदार होता है, ठीक है। आप क्रिकेट में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको रनिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसेन बोल्ट, ठीक है, उसेन बोल्ट वॉज पार एक्सीलेंस इन 100 मीटर रनिंग, ठीक है। एथलीट में 100 मीटर रनिंग में उससे तेज़ कोई आदमी नहीं दौड़ सकता था उस टाइम, ठीक है। उसके रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं, रिकॉर्ड शायद अभी तक नहीं टूटा, बट उसको भी हराया है, बहुत लोगों ने उसको भी हराया है, बट अगर उसका टॉप वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो नहीं तोड़ पा रहा है कोई भी, तो दैट इज़ पार एक्सीलेंस। तो इसी प्रकार से आप और जगह भी इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है क्रिकेट के अंदर, ठीक है, सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड है, वो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। अभी कुछ दिन में हो सकता है विराट कोहली उसको तोड़ दें, क्योंकि विराट कोहली की मेरे ख्याल से 1 सेंचुरी कम है उसके रिकॉर्ड को मैच करने के लिए। तो इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं क्या? पार एक्सीलेंस। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स, फ्रेंच फ्रेजेस जो हमने आज पढ़े, ठीक है। इनका किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना है वो भी आपको आना चाहिए, और इनका क्या मीनिंग हो सकता है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी आपकी लैंग्वेज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी वोकैबुलरी को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, क्योंकि वोकैबुलरी आपकी पावर है, वोकैबुलरी आपकी ताकत है। वोकैबुलरी से आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
वोकैबलरी अगर आपकी अच्छी है तो आपकी स्पीच अच्छी हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो सकती है। तो वोकैबलरी में तो बहुत ताकत है ही, और आपके अंदर बहुत ताकत है। आप अगर चाहें तो अपने वोकैबलरी को अच्छा बना सकते हैं। बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, हर बार मैं एक ही बात आपको बताता हूँ कि रीड, राइट और मेमोराइज, ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना हर बार, ये आप ज़रूर करिए, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे मेमोराइज़ करना है, अगर आपको ये पता है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। रीड, राइट और मेमोराइज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज इस लेक्चर में इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।